हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों। तो आज के इस सेशन में जा रहे हैं हम लोग स्टार्ट करने के लिए एनिमल टिश्यू। ये आपका एनसीईआरटी का जूलॉजी के हिसाब से सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, जिसका नाम है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। और उसमें दो पार्ट है, एनिमल टिश्यू एंड उसके बाद एक चीज़ पढ़ना और कॉकरोच। ओके, तो पहले हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर कॉकरोच देखा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले एनिमल टिश्यू। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ना है? एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई टिश्यू होता क्या है। तो इस अर्थ के ऊपर बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं। उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके मल्टी सेलुलर हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक हो गया अमीबा, ये सिंगल सेल्स होता है। उसी तरह से आपके अदर जैसे एनिमल्स की ही बात करते हैं तो वो सारे के सारे क्या हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका मोनेरा प्रोटिस्टा छोड़ दो तो बाकी के जो अदर किंगडम बचते हैं, स्पेशली प्लांट और एनिमल किंगडम, तो ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब यहाँ पे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो बच्चों, यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन है, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिस्पायरेशन है। ठीक है, ये सब प्रोसेस क्या होता है, ये हर ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना हो। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस फॉर द अमीबा, जैसे एक ही सेल्स जो हैं वो सारे फंक्शंस परफॉर्म्स करते हैं इन द केस ऑफ अमीबा में। उसी तरह से मल्टी सेलुलर अगर हैं तो मल्टी सेलुलर में भी सेम यही फंक्शंस क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स, अब अकेला नहीं, क्या करने वाला है, ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है इसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, तो अब यहाँ पे हम लोग टिश्यू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि टिश्यू एक्चुअली में अब होता क्या है। तो टिश्यू अगर देखा जाए बच्चों तो एकदम सिंपल और आसान भाषा में अगर हम उसको करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। लेकिन ये बच्चों वाली बात हो गई, अब थोड़ा हम लोग बड़ों वाली बात करते हैं, है ना। मतलब हम लोग अपने लेवल में आकर थोड़ा बात करते हैं, क्लास 11 क्लास 12 और नीट प्रिपरेशन के हिसाब से। देखो ग्रुप ऑफ सेल्स में इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सही नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है ग्रुप ऑफ सेल्स। बट अब यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें हम लोग को एडिशनल जोड़ देना है। जोड़ना क्या है, वो ये है कि बच्चों यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना इस ग्रुप ऑफ सेल्स में, वो सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, इन तीनों में क्या होता है, सिमिलर होते हैं तुम्हारा। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ tissue which are specialized to perform a specific functions and their origin are same, their origin are same। तो अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है बच्चों, ओरिजिन, है ना। क्या आ रहा है वर्ड, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, तो ओरिजिन बच्चों अगर एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चाहे डिप्लोब्लास्टिक हो गए या टिप्लोब्लास्टिक हो गए, बट उसमें 3 जर्म लेयर होता है। एक्टोडर्म, ये एक जर्म लेयर हो गया। दूसरा होता है एंडोडर्म्स, तो ये भी एक जर्म हो गया, एंडोडर्म्स। इसके अलावा एक तीसरा हो गया बच्चों मेजोडर्म्स। तो जब भी ओरिजिन कहेगा तो दैट मीन्स ये जो टिश्यू है किस तरह के जर्म लेयर से बना हुआ है। मतलब ये सब के सब क्या हैं, ये आपके सब के सब क्या हैं, जर्म लेयर है। ठीक है, दैट्स अ जर्म लेयर। तो ये जर्म लेयर की बातें कर रहे हैं, तो जर्म लेयर्स होता है तुम्हारा। मतलब ओरिजिन का मतलब कि दे आर टॉकिंग अबाउट द जर्म लेयर, किस जर्म लेयर से बना, एक्टोडर्म से बना है कि एंडोडर्म से बना है कि मेजोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, हाँ। बट अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों, जैसे मैं तुम्हें कंफ्यूज करता पहले, जैसे मैं ब्लड ले लेता हूँ, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या है, टिश्यू है, ऑब्वियस सी है कि नहीं है, सोच के बताओ तुम लोग जरा, है कि नहीं, एकदम बिल्कुल टिश्यू है। कौन सा तरह का टिश्यू है, ये भी सुना होगा, क्लास 9 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ब्लड जो होता है ये होता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें अगर हम देखते हैं ब्लड में बच्चों तो RBC और WBC, ये 2 मेजर तरह के सेल्स होते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। बट अगर यहाँ पे देखोगे बच्चों WBC और RBC में, तो इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, शेप, साइज़, फंक्शन सब कुछ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी नहीं सेम है, ना ही यहाँ पे फंक्शंस भी सेम है, तो फिर हम किस बेसिस पे कहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि ये थोड़ा मॉडिफाइड करें हम लोग, बहुत अच्छा पॉइंट है कि इन टिश्यूज़ में क्या होता है, सेल्स में भी क्या होता है, डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट दे ऑलवेज क्या होता है, सिमिलर इन ओरिजिन। तो ओरिजिन हमेशा क्या होगा,
सेम होगा, मतलब एक्टोडर्मल है या एंडोडर्मल है या मेजोडर्मल है, ये सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, एकदम बिल्कुल 100% सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया टिश्यू के डेफिनेशंस में। तो तुम लोग जब भी टिश्यू लिखना तो उसमें नीचे नोट डाल के या बट करके लिख सकते हो। बट इन टिश्यू सेल्स में भी क्या होता है, डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन बट दे आर ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन, ऐसा मेंशन करना जरूरी है। अब यहाँ पे सेल्स के अलावा बच्चों एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है कि ओनली सेल्स से ये टिश्यू नहीं बनने वाला, यहाँ पे इन सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। तो उस सीमेंटिंग मटेरियल्स को भी हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, जिनको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सेल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स में क्या होता है, अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। तो इसी इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स वर्ड दे रहे हैं। आगे हम लोग इस पर डिस्कस भी करेंगे थोड़ा बहुत। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द टिश्यूज। मतलब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस इक्वल टू टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टिश्यू का डेफिनेशंस देख सकते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जिनको तुम्हें याद रखना है, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टिश्यू में काफ़ी योगदान दिया है, तो उनके बारे में भी थोड़ा जान के रखो क्योंकि क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो पहला नंबर आता है कि टिश्यू टर्म्स किसने दिया था, बाइचट। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। टर्म्स टिश्यू किसने दिया था, मेयर ने दिया था। तो अब मेयर में से और बाइचट में से, इनमें से फादर कौन है हिस्टोलॉजी का, हिस्टोलॉजी का फादर है बाइचट। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, मैंने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के फादर अलग अलग हैं और उनके डिस्कवरर भी अलग अलग है, तो ऐसा कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। ये एनिमल टिश्यूज़ की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, ये एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यू के बारे में, ये सही है। अब एक नया ब्रांच आ गया है इसी टिश्यू को स्टडी करने के लिए, इसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो जब हम अगर किसी टिश्यू को डिटेल स्टडी करते हैं तो अब इसी का हिस्टोलॉजी से नाम चेंज होके क्या हो गया है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के जो फाउंडर हैं वो है मार्सेलो मालपिगी। क्या होना है, मार्सेलो मालपिगी फाउंडर हैं। ये कौन है, फाउंडर है मार्सेलो मालपिगी, ओके। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है, इनको याद रखना तुम लोग। अब आ जाते हैं मेजर पार्ट है इसमें कि हम लोग टिश्यू को कैसे डिवाइड करेंगे। तो हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग एनिमल टिश्यू को ब्रॉडली 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यू। समझ में आ रहा हो, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिवीजन है बच्चों, उसमें एक पॉइंट ये थोड़ा नोट करके लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इन वेरियस टिश्यू डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। मतलब यहाँ पे जो 4 तरह के टिश्यू जो हम लोग देख रहे हैं, इनमें सब में सेल्स जो हैं, जो भी टिश्यू बना रहा है वो अलग अलग हो सकता है। वो क्यों चेंज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस के बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो हम जैसे जैसे टिश्यू पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें और डिटेल में मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं तुम लोगों को पहले ही बोल देता हूँ बच्चों, इस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान मत होना कि ये जो दोनों टिश्यू है लास्ट वाले ना, कौन कौन से, ये मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, इनको आगे हम लोग और फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू कहाँ पढ़ना है, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग लोकोमोशंस में, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एक चैप्टर है। और नर्वस टिश्यू को फिर से दोबारा और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे बस खाली ओवरव्यू देने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मान लो इसके कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है इस टिश्यू में तो टेंशन मत लेना मसल्स के और नर्वस टिश्यूज़ के, क्योंकि इनको और भी पढ़ना है। तो क्वेश्चंस कहीं भी उठा के दे सकता है, जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर मान लो नर्वस सिस्टम के हैं तो वही क्वेश्चन अगर मान लो टिश्यू में दे दिया तो फिर तो तुमसे सॉल्व नहीं होगा। तो परेशान मत होना, अभी आगे पढ़ना बाकी है हम लोगों को, तो जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको कर लेंगे। एनीवे यहाँ पे फंक्शंस जो है या फिर इसका ओरिजिन जो है एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यूज़, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल तीनों हो सकता है। ओरिजिन तीनों हो सकता है। अब चूंकि इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशंस एंड रिप्रोडक्शन, मतलब जर्म्स सेल्स के तौर पे रहता है और ये गैमेट्स का फॉर्मेशंस करता है। उसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है बालक, ये इसका ओरिजिन फिक्स है एकदम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ये होता है मेजोडर्मल ओरिजिन्स का होता है। उसके अलावा इसका फंक्शंस क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे कह सकते हो कि इन बाकी चारों में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो अटैचमेंट हो गया, सपोर्ट हो गया, स्टोरेज,
है ना, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब अटैचमेंट की बात जैसे कह रहे हैं, तो मान लो जैसे बोन को आपस में जोड़ने के लिए फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू या मसल्स हैं, ये जोड़ के रखते हैं। सपोर्ट करने के लिए, तो बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हमारा जो एक स्केलेटल सिस्टम है, बोन वगैरह है, तो वो क्या हो गया, सपोर्टिंग हो गया। स्टोर करना है, तो जैसे एडिपोज टिश्यू है तो फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है तुम्हारा, जैसे मान लो हार्ट है तो वो रीब कैच के अंदर प्रोटेक्टेड हो गया ना, ब्रेन है वो कहाँ पे, स्कल्स के अंदर प्रोटेक्टेड हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन, तो ब्लड का नाम तो सुना ही होगा, ब्लड एंड लिम्फ, तो ये दोनों का काम ही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा है आपका मस्कुलर टिश्यूज़, तो मस्कुलर टिश्यू का भी ओरिजिन मेजोडर्मल होता है और ये मूवमेंट एंड लोकोमोशंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। और चौथा है जो कि वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हो गया, और ये है नर्वस टिश्यू। इसका ओरिजिन ध्यान रखना बच्चों, एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। क्या होता है, एक्टोडर्मल। ये जो ओरिजिन है ना बच्चों, इसको आप हल्के में मत लो, आप इसको याद करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी का ओरिजिन वगैरह भी देता है तुम्हारे इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर नर्वस टिश्यू की हम फंक्शंस की बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है किसके थ्रू होता है, तो नर्व इम्पल्सेस के थ्रू होता है। तो नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह कंडक्शंस करता है ये चीज़ें, ओके। तो इसको ध्यान में रखना, नर्वस टिश्यू। तो इस तरह से 4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो इस सेक्शन में बच्चों, इस चैप्टर में, मतलब ये जो सेशन में अभी तुम हो फिलहाल, उसमें हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, और एपिथेलियल टिश्यू में भी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कवर करने वाले हैं, ओके। चलो, तो हम लोग पहला देखने जा रहे हैं, फर्स्ट है ये हमारा ABCD कर देते हैं, ये है एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद आगे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू में ईपी मीन्स होता है अपॉन, ईपी मीन्स हो गया अपॉन, ठीक है। और थीलियल मतलब होता है, थेलियल मतलब होता है ग्रो करना। तो ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यूज़ के ऊपर ग्रो करता है, तो अगर ग्रो करेगा तो दैट मीन्स क्या होगा, ये कवरिंग करता है, कवरिंग और लाइनिंग का काम करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू को हम लग रहा ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एपिथेलियम, एन एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ द वन और मोर लेयर, एक या मल्टी लेयर हो सकता है, सेल्स दैट कवर और लाइन द एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट। मतलब वेरियस ऑर्गेन, बॉडी पार्ट्स को अंदर बाहर हर जगह से क्या करता है, कवर करने का काम करता है, लाइनिंग का काम करता है तुम्हारा, ओके। अब ये लाइनिंग का क्या मतलब है, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में इसमें भी समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल कैन भी क्या हो सकता है, वेरियस शेप के हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, और इतना ज़्यादा कॉम्पैक्शन होता है कि इनके बीच में इंटरसेलुलर जो सब स्पेस होता है वो बहुत ही कम या अब्सेंट होता है। तो इसके वजह से इसमें जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस है बीच में वो मतलब बहुत ही कम होता है, और अगर होगा भी तो एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, कहाँ पे होता है वो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फंक्शंस की बात करें तो सिक्रीशन, डिफ्यूज़न और प्रोटेक्शंस का काम करता है। सिक्रीशंस जैसे मान लो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स में ये काम ही हो गया ना इसका, सिक्रीशंस, स्वेटिंग हो या मिल्क है या कोई भी सब्सटेंसेस का सिक्रीशंस करता है, या इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हो सकता है। डिफ्यूज़न हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। डिफ्यूज़न मतलब गैसेस एक्सचेंज वगैरह होता है, तो ये सब एपिथेलियल टिश्यूज़ या न्यूट्रिशन, ब्लड वगैरह से जो भी सब्सटेंसेस ये भी डिफ्यूज़ करता है कैपिलरी के थ्रू। तो कैपिलरी का जो वाल होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। और प्रोटेक्शन में जैसे मान लो स्किन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर वो क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू ही तो है। हर ऑर्गन का बाहर का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ के फॉर्म में रहता है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोला कि जहाँ यहाँ पे सेल्स काफ़ी ज़्यादा क्या है बच्चे, ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। तो कॉम्पैक्टली अरेंज है तो इसके वजह से क्या होता है, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, अब्सेंट होता है, या अब्सेंट या बहुत ही कम होता है। और अब्सेंट होने की वजह से इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, कैपिलरीज, ये सब चीज़ें क्या होता है, अनेबल टू इसके अंदर पेनिट्रेट या पेयर्स नहीं कर सकते हैं, घुस नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक समस्या पैदा हो जाता है बच्चों कि इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही क्या होता है, अब्सेंट होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है, नहीं होता है, ओके। तो अब यहाँ पे समस्या हुई है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, बहुत ज़्यादा गहन डिस्कशन वाली बात है ना,
कैसे ये न्यूट्रिशन लेगा जब वहाँ तक ब्लड वेसल्स पहुँच ही नहीं रहा। और हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में हर ऑर्गन्स, हर टिश्यू, हर सेल तक जो भी न्यूट्रिएंट पहुँचता है, ऑक्सीजन पहुँचता है, वो हमें ब्लड ही पहुँचाता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही पहुँचता है। तो ऑब्वियसली ब्लड ही पहुँचाएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट तो अभी यहाँ पे ब्लड है नहीं, तो अभी लोग क्या करते हैं, ये अंडरलेइंग कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है, मतलब एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे, उससे ले लेता है। और एपिथेलियल टिश्यू बच्चों एक सरफेस पे बेस्ड होता है, उस सरफेस का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स बच्चों ये समझ लो कि ये एक तरह का नॉन सेलुलर, नॉन लिविंग, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर कह सकते हो, सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली परमेबल होता है, और इसी परमेबिलिटीज़ के बेसिस पे जो भी एक्सचेंज होना होता है वो हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देख सकते हैं बच्चों कि बिटवीन द दैट पर्टिकुलर सेल्स, ठीक है, बिटवीन द दैट पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यूज, उसके नीचे में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो, उसके बारे में कहना चाह रहे हैं इसमें, बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू थीन नॉन लिविंग ए सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, विच इज़ हाईली परमेबल होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में यहाँ पे दो लेयर होता है, कौन कौन सा, एक होता है बेसल लेमिना और एक होता है फाइब्रस लेमिना। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ एकदम आंख बंद करके इसको याद कर लो कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये टुवार्ड्स द एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो इसको बनाता कौन है, एपिथेलियल टिश्यू ही सिक्रीट करता है। उसी तरह से फाइब्रस लेमिना जो होता है दैट्स टुवार्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको बनाता कौन है, कनेक्टिव टिश्यू बनाता है ना। दैट मीन्स क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बच्चों सिक्रेट बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, दोनों के मदद से, दोनों के मिलने से बनता है। तो एक मैं यहाँ पे स्केच बना के दिखा देता हूँ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में कैसा है तुम्हारा। तो ये वाला मान लेते हैं, ये पोर्शंस हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, और ये हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दैट्स एपिथेलियल टिश्यू। ये जो बन रहा है आपका सामने, ये एपिथेलियल टिश्यू है। और एपिथेलियल टिश्यू के नीचे यहाँ पे एक लेयर मैंने बना दिया, ये छोटा सा लेयर। तो ये जो लेयर है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ही है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन में इसका नाम जो है बच्चों, इसको बोलते हैं कि किधर है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव बोले, एपिथेलियल टिश्यू के साइड में है, तो दैट्स द बेसल लेमिना है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ के साइड में बच्चों, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू के साइड वाला लेयर, ठीक है, ये है कनेक्टिव टिश्यू के साइड वाला लेयर। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये इसका नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस लेमिना, फाइब्रस लेमिना, ठीक है। और इन्हीं दोनों को मिला के, बेसल और फाइब्रस लेमिना को मिला के ही क्या कहते हैं, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं, ये है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया आपका ऊपर वाला साइड में क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। ओके, और नीचे, इसके नीचे बच्चों यहाँ पे मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये सब क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज़ के पार्ट है, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज़ के पार्ट है। इसमें नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स, ये सब चीज़ें होता है। तो दैट रिप्रेजेंट द, ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के पार्ट हैं। तो अब मान लो कि जैसे इस टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर ये ब्लड वेसल्स है तो इस ब्लड वेसल से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके पहुंच जाएगा यहाँ तक, और इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज़ करके इस ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाएगा। न्यूट्रिएंट इस तरह से सप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट तो जो भी चाहिए तो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू ये रिसीव कर लेता है। तो यही बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना। कुछ चीज़ें और भी याद रख लो कि ये बेसल लेमिना जो बच्चों, ये बेसिकली बना होता है किस चीज़ का, कोलेजन फाइबर होता है। और इसके, सॉरी बेसल लेमिना ना, बेसल लेमिना ग्लाइकोप्रोटीनियस होता है, और ये सिक्रीट कौन करता है, ये सिक्रीट करता है एपिथेलियल टिश्यू ही सिक्रीट करता है तुम्हारा। ओके, और फाइब्रस लेमिना में कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर होता है, ये दोनों फाइबर सस्पेंडेड होता है किसके अंदर, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और मेजर म्यूकोपॉलीसैकेराइड का नाम है हाइल्यूरोनिक एसिड। एक दो बार बोलो तो याद हो जाएगा, हाइल्यूरोनिक एसिड। तो हाइल्यूरोनिक एसिड्स के अंदर ये दोनों कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर सस्पेंडेड होता है, तैरता रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुल मिला के बना दिया फाइब्रस लेमिना, और यही बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो गया, नॉन लिविंग, नॉन सेलुलर, सीमेंटिंग मटेरियल व्हिच कीप द एपिथेलियल सेल्स
टुगेदर, एक साथ इसको बांध के रखता है, ठीक है। तो एक सरफेस देता है, अटैचमेंट सरफेस देता है, इसी के अंदर, इसी के ऊपर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू में बच्चों, एक है पॉइंट है, इसको बोला जाता है सेल जंक्शंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल जंक्शंस। तो अब सेल जंक्शंस जो है, ध्यान देने वाली बात है ये, सेल जंक्शंस क्या हो गया, तो मान लो जैसे ये सेल ए है और ये सेल बी है, दैट्स अ सेल ए और दैट्स अ सेल बी। तो ये दोनों सेल्स आपस में कहीं ना कहीं इसके सरफेस तो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं ना, शेयर कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, ये आपस में कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं। तो इसी अटैचमेंट को ही बोलते हैं हम लोग सेल जंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, टू प्रोवाइड द बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंकेज बिटवीन द इट्स इंडिविजुअल सेल्स एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाइड टू फॉर्म द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। क्या बनाता है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटर सेलुलर जंक्शंस कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सेल जंक्शंस आ गया। अब यहाँ पे देखो अलग अलग जंक्शंस होता है, जैसे यहाँ पे टाइट जंक्शन हो गया, ये एडहेरेंस जंक्शन हो गया, ये डेस्मोसोम हो गया, उसके अलावा ये गैप जंक्शन हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेस्मोसोम का आधा वाला पार्ट है, इसलिए हेमी डेस्मोसोम कहते हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग तरह के सेल जंक्शन। सेल जंक्शन का मेन काम क्या होता है कि दो एडजेसेंट सेल्स या नेबरिंग सेल्स को आपस में बांध के रखना, जोड़ के रखना, उनके बीच में अगर कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है तो कम्युनिकेशंस में हेल्प करना होता है। क्लियर है? चलो अब इसके बारे में थोड़ा एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है टाइट जंक्शंस। तो टाइट जंक्शंस बच्चा लोग याद रखना कि ये जो है यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन एडजेसेंट सेल्स मेम्ब्रेन, वो समझ लो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाता है। तो एट सम प्लेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स बिकम फ्यूज टू फॉर्म द टाइट जंक्शंस टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। मतलब टिश्यू में इन दोनों सेल्स के बीच में किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं होता है, जहाँ जहाँ ये आपका टाइट जंक्शंस अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। आई होप समझ रहे होगे तुम लोग बच्चों। दूसरा आ जाओ एडहरिंग, या इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट जंक्शंस। तो इंटरमीडिएट जंक्शन जो बच्चों, ये क्या होता है, एंकरेज के लिए होता है। इंटरमीडिएट जंक्शंस में यहाँ पे देख रहे हो एडहरिंग जंक्शन, इसी को इंटरमीडिएट जंक्शन। यहाँ पे भी क्या होता है, इस तरह से फाइबरस स्ट्रक्चर होता है जो अगल बगल सेल्स को क्या करके रखता है, बांध के रखता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो फिलामेंट्स। और इन द केस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट या एडहरिंग जंक्शंस में ये जो माइक्रो फिलामेंट है ये एक्टिन फिलामेंट्स होता है, एक्टिन प्रोटीन्स का बना होता है। उसी तरह से एक स्ट्रक्चर है डेस्मोसोम्स। तो ये डिस्क लाइक होता है बच्चों, कैसा होता है, डिस्क लाइक। हालांकि इस डायग्राम में डिस्क तो जैसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन साइड से अगर देखोगे तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोनों साइड के सेल्स में प्रेजेंट होता है। और इससे भी इस तरह से क्या होता है, माइक्रो फिलामेंट्स इस तरह से निकला होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये निकला हुआ ना माइक्रो फिलामेंट्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो माइक्रो फिलामेंट है इसको हम लोग बोलते हैं टोनो फाइब्रिल्स, और ये टोनोफाइब्रिन केराटिन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। बट इन दोनों का काम क्या है, माइक्रोफिलामेंट चाहे एक्टिन का हो, चाहे माइक्रोफिलामेंट केराटिन प्रोटीन का या टोनोफाइब्रिल्स हो, इसका काम होता है कि रिस्पेक्टिव जो सेल्स है ना, परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। मतलब जो एडजेसेंट सेल्स उसको बांध के एक साथ रखने में ये मदद करता है। क्लियर है? तो इसका यही काम हो गया। दूसरा आते हैं गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कि गैप जंक्शन जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो ये गैप जंक्शंस में कम्युनिकेशन होता है, आयन एक्सचेंज होता है। जैसे इधर से किया ऑक्सीजन तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड या आयन, कोई भी आयन्स का एक्सचेंज हो सकता है। तो एक कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशंस। अब इस कम्युनिकेशंस में चाहे तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी जा सकता है या तो बड़ा मॉलिक्यूल्स भी जा सकता है। तो गैप जंक्शन क्या करता है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, रैपिड ट्रांसफर ऑफ द आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम क्या होता है, बिग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है। और एक लास्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों यहाँ पे आपका इंटरडिजिटेशन। तो इंटरडिजिटेशंस में क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल ई है, ठीक है ना, ये सेल ई है, तो इसमें इस तरह से मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड हो रहा है। और ये हो गया, मान लेते हैं सेल बी है,
तो ये सेल बी भी इस तरह से क्या होता है इन दोनों के बीच में, तो ये इंटरडिजिटेशन बनाता है, जैसे नहीं हम लोग अपने फिंगर्स को आपस में जोड़ लेते हैं उस तरह से। तो इससे क्या होगा, इससे सरफेस दोनों का क्या होगा, जितना ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट में आएगा उतना मजबूती से क्या होता है अटैच होता है। ये सेल ए हो गया, इधर सेल बी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। तो ये क्या हो गया, फिंगर लाइक प्रोसेस हो गया। कैसा हो गया, फिंगर लाइक प्रोसेसेस हो गया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया, फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका भी काम क्या हो गया, एंकरेज, दोनों एडजेसेंट सेल्स को बांध के रखने का काम करता है। क्लियर है, चलो ये तो हो गया हम लोग का भाई लोग सेल जंक्शंस। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक नया चीज़ देखने के लिए, ठीक है ना, इसको यूज़ बार बार करेंगे तो इसको अभी बता देते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ फ्री एंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यू में बच्चों जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे मान लो ये सेल ए जो है, ये साइड और चारों साइड क्या होता है अगल बगल वाले, ये सब किसी दूसरे सेल के साथ एसोसिएटेड होता है, तो वहाँ पे सेल जंक्शन बनाएगा। नीचे वाला पोर्शंस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। तो अब इसमें फ्री एंड कौन सा हो गया, फ्री एंड हो गया, ये ऊपर वाला सरफेस जो हो गया ये फ्री एंड हो गया। तो इसी फ्री एंड पे क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे हमें एक मिलता है माइक्रोविलाई, दूसरा मिलता है, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया सीलिया। सीलिया दो तरह का होता है, एक तो काइनोसीलिया और एक स्टीरियोसीलिया। मतलब अगर हमें आगे इन फ्यूचर जब भी सीलिया वर्ड यूज़ करने के लिए बोलेगा तो जस्ट यू थिंक अबाउट द काइनोसीलिया, ओनली काइनोसीलिया। स्टीरियोसीलिया नहीं भी याद रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हायर मतलब थोड़ा डीपली अगर हम जाएँ तो यहाँ पे दो तरह के सीलिया होता है, काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया। तो इसमें माइक्रोविलाई जो है बच्चों, इसमें क्या होता है, माइन्यूट पोर्स होता है, माइन्यूट पोर बोला, माइन्यूट प्रोसेसेस होता है। तो अब चाहे सीलिया हो चाहे माइक्रोविलाई, ये तो क्या होता है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होता है। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जैसे सेल्स हैं, ये सेल है और इस सेल्स का मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड करके गया और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, छोटे मोटे सेल ऑर्गेनेल्स भी भरा, न्यूक्लियस तो बाहर ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म ही तो है पूरा का पूरा। अब इस तरह के बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक। तो ये फिंगर लाइक होता है, ये माइक्रोविलाई फिंगर लाइक हो गया और ये हेयर लाइक हो गया। तो दैट्स अ फिंगर लाइक, फिंगर लाइक, और ये हेयर लाइक हो गया, बाल के जैसा पतला होता है, ये थोड़ा मोटा होता है। तो माइन्यूट प्रोसेसेस होता है और इसका मेन काम क्या होता है माइक्रोविलाई का, दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और यहाँ पे आ जाए वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है ना, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, नेफ्रॉन्स हो गया। तो बेसिकली तुम ऐसे कह सकते हो कि माइक्रोविलाई कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें, पॉसिबली कहाँ कहाँ है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है, इसको अभी याद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बोला वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और एक कहाँ होता है गॉल ब्लैडर में हो सकता है, दूसरा कहाँ हो सकता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स में होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अब सीलिया में मैंने बोला हेयर लाइक होता है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो स्टीरियोसीलिया होता है ये कोन शेप होता है। सीलिया जो है दैट इज़ काइनोसीलिया की जिसको बोले हम लोग, इसका मेन काम होता है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस, इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस में, किसमें, स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ये मूव करने के लिए काम करता है तुम्हारा। और स्टीरियोसीलिया जो होता है इसका काम होता है, ये तो कॉनिकल शेप होता ही है, इसका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना। लेकिन डोंट थिंक कि ये माइक्रोविलाई है क्या, नहीं, ये माइक्रोविलाई नहीं है, ठीक है। इसका शेप कॉनिकल होता है ये, लेकिन फिंगर लाइक नहीं होके ये हेयर लाइक आउट ग्रोथ होता है, पतला सा, ओके। अब जैसे सीलिया नॉर्मली जैसे हम लोग जानते हैं सीलिया को, अब हम देखते हैं बच्चों की इसका काइनोसीलिया का जो है दैट इज़ सीलिया का, उसका लोकेशन कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें। तो काइनोसीलिया हमें मिलता है बच्चों ट्रैकिया में। ट्रैकिया मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ये एयर विंड वाला जो होता है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, श्वास नली, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स हैं, मतलब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया। इसके अलावा फ्लैपिन ट्यूब, तो फ्लैपिन ट्यूब क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो जिसमें एग मूव करता है। तो इसमें म्यूकस मूव करेगा और इसमें एग मूव करता है तुम्हारा। तो यहाँ पे हमने देखा था ना कि ये क्या हेल्प करता है, हेल्प करता है टू एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होता है, और स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होगा तो किसी पार्टिकल जैसे म्यूकस को
पार्टिकल्स और म्यूकस को क्या कहता है, ये मूव करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। और स्टीरोसिलिया बच्चों ये कहाँ मिल सकता है हम लोग को, तो ये इपिडेडमस और वास डिफरेंशिया। तो इपिडेडमस और वास डिफरेंशिया ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के स्ट्रक्चर है, पार्ट है उसमें, ठीक है। तो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें ये पता चल जाएगा, या फिर क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो इपिडेडमस एंड वास डिफरेंशिया, ओके। तो ये था फ्री सरफेसेस के ऊपर मॉडिफिकेशन। अब आते हैं बच्चों हम लोग टाइप देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ का, और उसके बाद फिर 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो इस सेशन में बच्चों हम लोगों ने बताया था ना कि सिंपल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट सेशन में इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम्स को कवर कर लेंगे। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, पहले तो हम लोग देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के क्लासेस, तो 2 ब्रॉड डिवीजन में हम लोग बांटते हैं, एक सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, ध्यान रखना क्या होता है, सिंगल लेयर। और कंपाउंड जैसे बोलता है तो ध्यान रखना ये कैसा होता है, मल्टी लेयर होता है, ठीक है, मल्टी लेयर, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। अब इसमें सिंपल में क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जैसे शेप में देख सकते हो ये फ्लैट है तो स्क्वेमस बोलते हैं, ये क्यूबॉइडल है तो क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल बोलते हैं। उसी तरह से कॉलमनर, सीरिएटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है। तो हम लोग इसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग कंपाउंड एपिथेलियल देखते हैं। तो कंपाउंड को भी बच्चों स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल में बांटा गया है। तो स्ट्रेटिफाइड मतलब वही मल्टी लेयर होता है, और इसमें जो टॉप लेयर है उसका शेप कैसा है, तो उसके बेसिस पे टॉप लेयर जैसे मान लो फ्लैट है, तो अगर फ्लैट है तो स्क्वेमस बोलेंगे, क्यूबॉइडल है तो क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल और कॉलमनर शेप हो सकता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट में कवर करते हैं, पहले तो हम लोग फिलहाल पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ का जो फर्स्ट है बच्चों ये है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस एपिथेलियम जब भी आएगा तो फर्स्ट सबसे पहले दिमाग में हिट करना चाहिए हमें कि इसमें जो सेल्स वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, ओके। और सिंगल लेयर है ही तो सब में कहेंगे सिंगल लेयर तो ही है। थिन लेयर होता है और फ्लैट सेल्स होता है, तो फ्लैट अगर है तो ऑब्वियसली बात है कि ये थिन ऐसे ही हो जाएगा, है ना। और इसमें बाउंड्री जो होता है वो कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है, तो इसमें बाउंड्री बोलते हैं कैसा होता है, इरेगुलर बाउंड्रीज होता है। ये आपके एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। अब सिंपल जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो हमें मिल कहाँ सकता है, तो लोकेशंस अगर बात करें तो ये कहाँ मिलता है, ब्लड वेसल्स के वॉल पे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वेलर के अंदर, एल्वेलाई जो होता है लंग्स का पार्ट होता है, और उसमें जो एल्वेलर शेक होता है, एल्वेलाई जिसको बोलते हैं, उसके वॉल पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लूप ऑफ हेनले जो है नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी वाला पार्ट है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है और नेफ्रॉन्स के अंदर एक होता है, इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उसमें वन ऑफ द पार्ट है बच्चों लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले वाला भी पार्ट इसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 लोकेशन हो गया, एक हो गया ब्लड वेसल्स का वाल, एल्वेलर वाल और लूप ऑफ हेनले, 3 हो गया। तो 3 को अच्छे से याद रखना, यही मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है बच्चों, ऐसा थोड़ी है मैं तुम्हें MBBS करवा रहा हूँ कि मैं सब कुछ बता दूँ। तो ये हमारे लेवल के लिए एनफ है ना, हमारे लेवल मतलब नीट एग्जामिनेशन तक के लिए भी। अब आता है सिंपल स्क्वेमस का फंक्शंस क्या हो सकता है, तो ज़रा अपने दिमाग पे जोड़ लगाओ और सोचो कि कहाँ है तो क्या कर सकता है। तो लंग्स के अंदर एल्वेलाई में तो क्या कर सकता है, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है ना। और अगर ब्लड वेसल्स के वाल पे है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड कैपिलरीज या टिश्यूज़, ब्लड कैपिलरी जैसे हो गया और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज करवा सकता है। और नेफ्रॉन्स के अंदर होता है लूप ऑफ हेनलेज में, तो वहाँ पे भी कह सकते हो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशंस में हेल्प करता है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशंस में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर हम कंपेयर करते हैं आउट ऑफ दीज 4 टाइप ऑफ टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू में, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है इनके पास सबसे ज़्यादा हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, एग्जिबिट रीजनरेशन कैपेसिटी बट लैक ऑफ ब्लड वेसल, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था ब्लड वेसल्स नहीं होता बट रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। जैसे कभी मान लो हाथ पैर कट जाएगा ना, तो जब हील होता है तो वहाँ पे उस पर देखना ऊपर थोड़ा बहुत हल्का सा स्किन जैसा कुछ बन जाता है, मतलब वहाँ पे टिश्यू रीजनरेट हुआ था। उसी तरह से एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन क्या होगा, तुम लोग खुद सोच के बताओ, चलो क्या हो सकता है, सोच लो दिमाग में, मुझसे बोल तो नहीं सकते हो तो सोच तो सकते हो ना, तो सोच लो क्या होता है।
अब मैं जवाब देता हूँ, अब तुम लोग देखना कि कितना तुम लोगों ने सही सोचा था, कितना गलत सोचा था। तो लीस्ट पावर रीजनरेशन होता है न्यूरल टिश्यू में, मतलब मैक्सिमम लोगों ने सही सोचते हैं। न्यूरल टिश्यू में लीस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, माने ब्रेन के सेल्स अगर मरेगा तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होता है। अब यहाँ पे आगे बढ़े, इसमें एक एक्स्ट्रा ज्ञान है बच्चों, आपको यहाँ पे जस्ट जस्टिफाई करना है इस क्वेश्चंस को कि सिंपल एपिथेलियल को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस तो अलग अलग दे रखे हैं, तो इन ऑप्शन के हिसाब से हमें देखते हैं, तो दे आर अरेंज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली अरेंज है क्या, उसके बाद मेक द डेफिनेट लेयर, या फिर कंटिन्यू टू डिवाइड एंड हेल्प इन द ऑर्गन फंक्शन। पहले तो ये तो हटा दो ऑर्गन फंक्शंस में, और ये कंटिन्यूसली डिवाइड ऐसा नहीं करता है, लेयर बन गया तो बन गया, बट ये हेल्प नहीं करता है, हेल्प इन ऑर्गन फंक्शन किसी ऑर्गन फंक्शंस में नहीं करता है काम, ठीक है। जैसे डिफ्यूज़न वगैरह में हो गया, सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में हो गया, तो ये किसी ऑर्गन है, ये तो खुद ही काम कर रहा है ना, तो नॉन ऑफ द एबव होगा नहीं, अब बचता है 2। अब यहाँ पे अरेंज मैंने बोला क्या होता है, इसमें इरेगुलर होता है, ऐसा नहीं कि इनडिस्क्रिमिनेटली प्रेजेंट होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। दे मेक द डेफिनेट लेयर एक डेफिनेट लेयर का फॉर्मेशन करता है हर ऑर्गन्स में, अंदर हो या बाहर हो, जैसा कि हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा था कि अंदर और बाहर हर जगह क्या होता है, एक लाइनिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तुम्हारा, इसमें क्लियर है। दूसरा है, इसमें शेप के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो वो है आपका क्यूबोवाइडल एपिथेलियम। तो इसमें जो सेल्स होते हैं ये क्यूब शेप होते हैं, इसमें सेंटर में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है जो कि स्फेरिकल होता है और सेंटर में लोकेटेड होता है, ओके। और नीचे ये देखिए रहो, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम में देखो, एकदम यूनिफॉर्मली सारे के सारे सेल्स क्या हैं, अरेंज्ड होते हैं। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होता है, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैव द माइक्रोविलाई अगर है तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। बाकी सारे डेफिनेशन एज यूजुअल जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बस इसमें शेप हमें बता देना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो भी पढ़ा था। लोकेशंस, यही एग्जांपल्स बोल सकते हो या लोकेशन बोल सकते हो कहाँ होता है। तो नंबर 1 हो गया ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी, दूसरा होता है जर्मिनल एपिथेलियम। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स जो है किडनी में, तो ट्यूबुलर पार्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे नेफ्रॉन समझ गए ना, किडनी के अंदर नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन हो है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो बॉमेंस कैप्सूल को छोड़ दो, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, इन सब को मिला के हम कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट। तो ट्यूबुलर पार्ट में सब जगह पे क्या होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, मतलब इसमें क्यूबॉइडल बोल सकते हो, लेकिन ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। एनीवे दूसरा आ जाओ जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम में अब टेस्टिस हो चाहे तुम्हारा ओवरी हो, तो स्पेशली जैसे टेस्टिस में भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो लाइन होता है, और ओवरी का जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ये दोनों के दोनों क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम ही डिवाइड करके क्या बनाता है बच्चों, यही बनाता है गैमेट्स, मेल में मेल गैमेट, फीमेल में फीमेल गैमेट, एग और स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स इसलिए हम लोगों ने पहले बोला था इसका फंक्शन क्या हो गया, रिप्रोडक्शंस में भी हेल्प करता है, ओके। रिप्रोडक्शंस में भी क्या करेगा, हेल्प करता है तुम्हारा, क्लियर है। तीसरा जो लोकेशन है वो है कहाँ पे मिलता है, तो पीसीटी। तो पीटीसी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स का ही पार्ट होता है। नेफ्रॉन्स बच्चों अगर नहीं पता है तुम्हें तो एनसीईआरटी में खोल के एक बार जस्ट डायग्राम देख लो, क्योंकि ये चीज़ें बार बार मैं बोल रहा हूँ तो मे भी हो सकता है कि तुम्हें समझ में ना आ रहा हो। तो एनसीईआरटी बुक खोल के उसमें आप चले जाओ एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मतलब वहाँ पे होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, उसमें किडनी भी होगा और नेफ्रॉन होगा। एक बार जस्ट देख लो, डायग्राम देख लो, पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी मैं तो पढ़ाऊँगा ही, जस्ट एक बार डायग्राम देख लो तो उसमें ये सब चीज़ें क्या है समझ में आ जाएगा, ओके। तो कहाँ पे होता है तुम्हारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो पीसीटी में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है जो कि रीअब्जॉर्प्शंस में या सिक्रीशंस में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। उसके अलावा एक चौथा लोकेशन है बच्चों थायराइड ग्लैंड्स में, जो वेसिकल्स होता है उसमें भी क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो थायराइड ग्लैंड का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो मेरे मुँह से, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड नेक रीजन्स में प्रेजेंट होता है, और उसका जब टिश्यू काट के जब हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फुटबॉल के जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, और ये फुटबॉल वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें ये सराउंडिंग में क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइन होता है।
तो वेसिकल्स इसी को कहते हैं, और तो इसलिए इसमें एग्जाम्पल में लिखा वेसिकल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। फंक्शंस क्या करेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम? रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशंस। तो रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ये तो पीसीटी में ही मिल जाएगा, एक्सक्रीशन भी मिल जाएगा तुम्हारा। तो ये 3 मेन काम करता है कौन? आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। उसके बाद आ जाते हैं क्यूबॉइडल में मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो एक तो ब्रश बॉर्डर जैसे बोला था, तो ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या हो गया कि अगर सिंपली क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो? माइक्रोविलाई, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ठीक है। और बाकी ये ए क्या है? तो ए न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्शन हमें दिख रहा है आउट ग्रोथ इस तरह से, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों, ये है माइक्रोविलाई। और इसमें एग्जाम्पल में अभी देखा नेफ्रॉन्स में जो पीसीटी होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक और मॉडिफिकेशन है सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे अगर मान लो सिलिया अगर प्रेजेंट होता है फ्री सरफेसेस के ऊपर, तो हम इसी का नाम रख देते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। और इसी में क्या होता है तुम्हारा, इसमें ये सिलिया के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल में माइक्रोट्यूब्यूलर जो प्रोटीन होता है उसका अरेंजमेंट 9+2 होता है। अभी तुम्हारे लिए हो सकता है नया हो 9+2, आगे आने वाले लेक्चरों में इसको क्लियर किया जाएगा। फिलहाल अभी तो रट के रखो, आगे हम लोग इसको समझा देंगे। वैन द सिलिया क्या होता है? प्रेजेंट होता है फ्री सरफेसेस पे, तो इसको बोलते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और पहले भी बताया था इसका जो मूवमेंट होता है बच्चों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है ना। तो ये क्या करेगा? कुछ सब्सटेंसेस या म्यूकस वगैरह का कंडक्शंस करता है। तो अब हमें देखना है कि क्यूबॉइडल में सिलिएटेड क्यूबॉइडल कहाँ पे मिल सकता है। तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल मिल सकता है हम लोग को बच्चों नेक ऑफ द नेफ्रॉन्स में, थोड़ा सा नेक वाला जो पार्ट होता है नेफ्रॉन्स का उसमें, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में, और स्मॉल ब्रोंकियोल्स में भी क्या होता है? क्यूबॉइडल में ही सिलिएटेड क्यूबॉइडल प्रेजेंट होता है स्मॉल ब्रोंकियोल्स के केसेस में। ओके, तो ये था क्यूबॉइडल। अब आ जाते हैं हम लोग कॉलमनर में। तो कॉलमनर में जाएँ तो उससे पहले क्वेश्चंस बच्चों फिर से तुम्हें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए क्वेश्चंस के फॉर्म में ही है। तो एपिथेलियल सेल्स ध्यान रखना, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शंस हैविंग दिस सरफेस, क्या पॉसिबल हो सकता है? अभी तुरंत मैंने पढ़ा है। तो इंटेस्टाइनल वाल मतलब गट वाल, एलिमेंट्री कैनाल के वाल पे, तो यहाँ पे जो फूड एब्जॉर्प्शंस के लिए होता है तो उसके ऊपर फ्री सरफेसेस के फॉर्म में क्या होता है? वहाँ पे होता है बच्चों माइक्रोविलाई होता है। और इंटेस्टाइन है तो इसमें क्या मिलने वाला है? कॉलुमनर सेल्स मिलने वाला। तो नेक्स्ट जो पढ़ने वाला वो, बट ये तो डेफिनेट है कि इसके ऊपर क्या होता है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। क्या होता है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जो कि फूड एब्जॉर्प्शंस में करेगा। और ऐसे भी देखा था ना, माइक्रोविलाई का काम ही होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना। अब कंपाउंड में बोला है क्यूबॉइडल के बाद इसमें कॉलमनर एपिथेलियम में। तो कॉलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होता है थोड़ा लंबा होता है, टॉल होता है, सिलेंडरल होता है, सिलेंडर सेल्स होता है तुम्हारा, इस तरह से काफ़ी लंबा होता है। और इसमें गौर करोगे तो यहाँ पे जो सेल्स होता है ना बच्चों, जैसे ये कॉलमनर सेल्स है, तो इसमें सेल्स के न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साइड में, मतलब बेसल साइड में प्रेजेंट होता है, ऊपर नहीं। जैसे ही क्यूबॉइडल में सेंटर में था ना, तो सेंटर में नहीं होगा, ये बेसल साइड में प्रेजेंट होता है। देयर न्यूक्लियस इज लोकेटेड ऑन द बेस। और फ्री सरफेसेस में भी क्या हो सकता है? माइक्रोविलाई या ब्रश माइक्रोविलाई हो सकता है, या सीलिया भी हो सकता है। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर हम देखें कि कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ हो सकता है, पॉसिबली कहाँ है, तो ये होता है बच्चा लोग स्टमक के वाल में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल वाल में प्रेजेंट होता है, बाइल डक्ट में, लीवर में, इन सब चीज़ों पे प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब इंटेस्टाइनल पार्ट में जब होता है तो उसके साथ बच्चों कुछ गॉबलेट सेल्स भी एसोसिएटेड होते हैं। तो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें गॉबलेट सेल्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोशा। क्या बोलते हैं? म्यूकोशा। मतलब द एपिथेलियल टिश्यूज ऑल्सो हैविंग गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का ही दूसरा नाम क्या है? इसी को हम लोग म्यूकस सेल कहते हैं, जो कि म्यूकस सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, इसलिए इसका नाम हो गया म्यूकोशा। एपिथेलियल का नाम है म्यूकोशा, नहीं कि सेल का, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया? तो कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशंस में हेल्प करना, एब्जॉर्प्शंस एंड सिक्रीशंस में हेल्प करना होता है, ठीक है। जैसे फूड एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना, और जैसे बाइल डक्ट हो गया तो उसमें, या लीवर हो गया तो उसमें सिक्रीशंस का काम करता है, किसी सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है और उसको रिलीज करता है तुम्हारा।
अब इसमें देखो जो कॉलमनर एपिथेलियम है इसमें मॉडिफिकेशन अगर देखते हैं सिंपल के कॉलमनर में, तो एक तो ब्रश बॉर्डर हो गया। तो ब्रश बॉर्डर का मतलब सिंपली क्या हो गया, यहाँ पे जो फ्री सर्फेसेस हैं उसके ऊपर क्या हो गया, इस तरह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। अब ब्रश बॉर्डर वाला जो पार्ट है ये गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। उसी तरह से ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर, तो इसी ब्रश बॉर्डर के साथ बीच बीच में क्या होता है, इस तरह से ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट होता है, और फिर से यहाँ पे ये ब्रश बॉर्डर वाला सेल्स प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर जो है ये कहाँ मिल सकता है, तो ये ड्यूडेनम और इलियम, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पार्ट है। ओके, और अभी मैं समझा रहा था म्यूकोशा, तो म्यूकोशा में साथ में क्या होता है, गॉबलेट सेल्स अगर प्रेजेंट है तो म्यूकस सेल्स, तो उसको बोलते हैं म्यूकोशा। तीसरा जो मॉडिफिकेशन है बच्चों वो है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो अगर मान लो कोई सिंपल कॉलमनर सेल्स है उसके फ्री सरफेसेस पे क्या है, सीलिया है, तो हम उसको बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो है वो है एक तो फिलिपिन ट्यूब, इसी को याद रखोगे तभी काफ़ी है ना, फिर इसको भूलना नहीं है, भूल न जाना, समझ गए, जाने जाना, तो इसको भूलना नहीं है। बाकी एपिडेर्मिस भूल जाओ, याद रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, बट ये तुम्हारा हाई डीप नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है ना, अगर NTS अगर दोगे एग्ज़ाम अगर दोगे तो इसमें ज़रूरत पड़ सकता है, या नीट में तो पढ़ने वाला ही है। तो वेंटिकल्स ऑफ ब्रेन्स वगैरह में ये प्रेजेंट होता है। अब वेंटिकल ऑफ ब्रेन क्या होता है, ब्रेन वेंटिकल्स क्या होता है, तो ब्रेन अंदर से खोखला होता है, होलो होता है, और उसी के अंदर वाल पे क्या होता है, कुछ स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसको एपेंडाइमल एपिथेलियम कहते हैं। और यहाँ पे सीलिया कैसा होता है, यही तुम्हारा सीलिएटेड होता है तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए कि सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है इन ह्यूमन में नॉन टू अकर इन कहाँ हो सकता है। तो एग्जांपल जस्ट अभी मैं बता ही रहा था, तो एग्जांपल्स में सिलिएटेड कॉलमनर ध्यान रखना, तो सिलिएटेड कॉलमनर एक हो गया कहाँ पे, फिलिपिन ट्यूब में होता है। फिलिपिन ट्यूब देखो यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है, कहीं पे यूज़ किया है सिलिएटेड में, तो यहाँ पे हाँ यूज़ किया है, फिलिपिन ट्यूब यूज़ किया है। तुम लोग बोल रहे थे नहीं, अभी देखो किया है ना। उसके अलावा और कहीं पे है, यहाँ पे फिलिपिन ट्यूब यूटेराइन में नहीं होता, इसको हटा दो। स्टेशन ट्यूब में, स्टमक लाइनिंग में नहीं होता, इसको हटा दो। और तो बच्चा ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होता है ना, तो यहाँ पे आंसर शायद यही हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा तुम्हारा। बाइल डक्ट में नहीं होता है, ऑसोफेगस वगैरह में नहीं होता है, ऑसोफेगस में ऐसे भी नहीं होगा, तो बेस्ट आंसर यही हो गया, थर्ड वन, ब्रोंकियोल्स एंड फिलिपिन ट्यूब में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो इसी के वजह से याद रखना, देखो ये आया हुआ भी एग्जाम में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कर लो पहले, उसके बाद फिर करना। एनीवे, जब भी मैं क्वेश्चन दूँ तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लिया करो बच्चों, क्योंकि मैं तो मुझे पता नहीं कि तुम कितना देर इसको होल्ड करोगे ना, तो इसलिए मैं तो अपना कंटिन्यूटी में बोल देता हूँ, बट तुम लोग पॉज जैसे क्वेश्चन आता है तो वीडियो पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद आगे वीडियो प्ले करके देख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो इसमें बच्चों ये जो स्यूडो वर्ड है ना, तो कहीं पे भी आएगा, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीलेयर, जैसा कि मैंने बताया था कंपाउंड एपिथेलियम में स्ट्रेटिफाइड होता है, तो ये नकली कंपाउंड होता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि इसमें दो एडजेसेंट कॉलमनर सेल्स में बड़े बड़े जो सेल्स है उसके बीच में छोटे छोटे सेल्स रह जाते हैं। तो अगर ये छोटा छोटा सेल्स रह जाता है तो ये देखने में लगता है जैसे कि यहाँ पे एक लेयर दो लेयर, लेकिन इधर से देखेंगे तो है तो सब एक ही सिंगल लेयर है। तो ये नकली वाला मल्टी लेयर हो गया। तो नकली के लिए फॉल्स के लिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसमें हम लोगों ने यूज़ किया। ओके, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में ये क्या हो गया, देखो टर्म्स क्या होता है, द टर्म्स स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इम्प्लाइज दैट द थॉट कंपेरिजिंग द ओनली द सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स इट कॉल द न्यूक्लियाई सेल न्यूक्लियाई आर पोजिशनड इन द मैन। तुम लोग इसको पढ़ना, मैं तुम्हें समझा देता हूँ आसान भाषा में। देख, दैट्स लुक लाइक अ मल्टी लेयर, बट होता क्या है, सिंगल लेयर होता है। क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। दूसरा इसमें ध्यान रखना, जो बड़े साइज के ये स्मॉल साइज का सेल्स हो गया, स्मॉल, और ये लार्ज साइज का सेल्स हो गया। तो जो लार्ज साइज के सेल्स होता है उनका न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेसल साइड होता है नीचे, और जो स्मॉल साइज के सेल्स होता है उनका न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये चीज़ इससे भी थोड़ा न्यूक्लियर से भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये मल्टी लेयर है या सिंगल लेयर है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ था। और अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कॉलमनर सेल्स क्या होता है, इसमें अनइक्वल शेप के हो गए, अनइक्वल इन साइज होता है, विद द न्यूक्लियस एट डिफरेंट लेवल। तो लेवल में बताया ना, एक बेसल होता है और एक सेंट्रल होता है। आई बात समझ में? अब सीडो स्ट्रेटिफाइड को चाहे तो तुम लोग बच्चों इसको भी डिवाइड कर सकते हो अलग अलग पार्ट में, जैसे सीडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड, तो इसमें मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है, और सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया या नेजल कैविटीज़ हो गया, नेजल चैम्बर हो गया, उसमें ये प्रेजेंट होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बहुत सारे नाम हो गया। तो देखो पहला नंबर तो सीडो स्ट्रेटिफाइड है, सीलिया प्रेजेंट होता है, कॉलमनर होता है, और इसमें बीच बीच में म्यूकस सेल्स होता है, तो इसलिए हम लोग इसको ग्लैंडुलर वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो कहाँ हो सकता है, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, रिस्पायरेटरी एपिथेलियम वगैरह में नेजल चैम्बर के प्रेजेंट होता है तुम्हारा इसमें। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ है, इसको याद रखना है तुम लोग को इसमें। तो ये था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर ज़रूरत हो किसी क्वेश्चंस का तो कमेंट करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।